हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के उदय के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि न्यू मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले दौर के अंदर उभर कर आती है और किस तरीके से उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट होने की वजह से, फिलोसफर्स के टच में आने की वजह से लिबरलिज्म का आइडिया, कंसेप्ट उभर कर सामने आता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको कवर करूंगी कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, कि उदारवाद का जो दौर था या स्वतंत्रता, लिबरल का मतलब होता है फ्री होना, स्वतंत्र होना, वो किस लिए स्टैंड कर रहा था, उसकी क्या उम्मीदें थी, क्या वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए चाहता था। इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, इफ यू आर न्यू फॉर ब्रिलियंट ब्रेन्स, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल and kindly press the bell icon also so that you can get notifications for the new video. Thank you. Now we will proceed in the topic. What did liberal nationalism stand for? जो लिबरल का कंसेप्ट उभर कर सामने आया था, इसको सोसाइटी का अलग अलग जो सेक्शन था, जिनके अपने अलग अलग इंटरेस्ट थे, वो किस तरीके से इसको लेकर चल रहे थे, ये इसके अंदर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी उभर कर आता है। अर्ली 19th सेंचुरी में, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी स्टार्ट हो जाता है विद द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। अब क्या कहता है आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, क्या कंसेप्ट था लिबरलिज्म का, इसका मतलब क्या है। लिबरल का मतलब होता है फ्री होना, आजाद होना, ठीक है। तो अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इसको कैसे लेकर चल रहे हैं। जो न्यू मिडिल क्लास एमर्ज होकर आई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, वो क्या कह रही थी, फ्रीडम और एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। उनका मानना था कि लिबरलिज्म सिर्फ यहीं तक सीमित है कि उनको इक्वलिटी मिले, फ्रीडम मिले, किसके सामने, कानून की नजरों के समान, सभी समान होने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, रिलीजन, एथनिक ग्रुप, बिलोंग टू एनीथिंग। तो वो क्या होने चाहिए, कानून की नजरों में बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है कि इसके लिए फ्रेंच के एग्जाम्पल को हम रिकॉल करेंगे। क्या होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, राइट टू वोट, लोगों को राइट टू वोट मिलता है, आवाज उठाई जाती है, न्यू नेशनल असेंबली फॉर्म की जाती है थर्ड स्टेट की वजह से, और उनको राइट टू वोट मिलता है। बट इट डजंट मीन दैट इट वाज द स्ट्रगल फॉर यूनिवर्सल सफरेज, कि सभी को वहां पर राइट मिल रहा था, राइट टू वोट नहीं। किसको मिल रहा था, सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को मिल रहा था राइट टू वोट, और इलेक्टेड ओनली टू प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन, सिर्फ वही पर्सन इलेक्ट हो सकते थे और वोट डाल सकते थे जिनके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती थी और वो टैक्स पे ही होते थे। ये आपको रिकॉल हो गया होगा सारा, ठीक है। नेपोलियन का टाइम आता है, फिर नेपोलियन क्या करता है, राइट टू वोट वुमेन का क्या कर लेता है, दोबारा से छीन लेता है उनसे ये हक, और लोगों को दोबारा फिर वही जो प्रोस्पेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उनको वोट डालने का वो राइट देता है। ये तो थी मिडिल क्लास की सोच की वो क्या चाहते थे लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से। दे वांट फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि उनको राइट होना चाहिए टू बी इलेक्टेड एंड राइट टू वोट। अब पॉलिटिकल कंसेप्ट क्या था, जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर बिलीव रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे, वो क्या कहते थे कि इम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। उनका ये मानना था कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी कंट्री के अंदर, वो किसकी बिहाफ पर होनी चाहिए, किस सहमति से होनी चाहिए, बाय कंसेंट, सहमति से, किसकी, सबकी सहमति से, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब वो क्या कहते हैं, विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी होल्डर ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल राइट्स। जब नेपोलियन ने विमेन के राइट्स को ले लिया था और जो नीचे तबके के लोग थे उनसे वोट डालने का राइट ले लिया था, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, किस चीज की डिमांड करने के लिए, इक्वल राइट्स की डिमांड करने के लिए। तो लिबरलिज्म का उनका कंसेप्ट कहाँ पर था कि ऐसी गवर्नमेंट बने जो सबके कंसेंट से बनी हो, सबकी सहमति से बनी हो, सबकी भलाई के बारे में वो सोचे। अब वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जो कि प्रोस्पेरियस सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास से उभरकर, थर्ड स्टेट से उभरकर सामने आ रहा था, दैट वाज इकोनॉमिक स्फीयर। वो इकोनॉमिक स्फीयर पे स्तर पे सोचने वाले लोग थे, वो क्या चाहते थे, फ्रीडम ऑफ मार्केट, क्योंकि वो सामान को प्रोडक्शन करना, उसको इधर उधर करना, ट्रेड बिजनेस, इन सब में इन्वॉल्व थे। तो उनके लिए उनका बेनिफिट किस में था, फ्रीडम ऑफ मार्केट, की मार्केट्स को फ्री कर दिया जाए, और जो अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो विद इन द स्टेट
कस्टम ड्यूटी अप्लाई की गई है वो सब क्या की जाए, अबोलिश की जाए, कि अपने ही एरिया के अंदर उन्हें ट्रेड पे, बिजनेस पे जो टैक्सेस देने पड़ते हैं उनको हटा दिया जाए। एग्जाम्पल ऑफ नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक नेपोलियन को क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसने वेट के और मेजरमेंट के इक्वल कंसेप्ट फिक्स कर दिए थे, इक्वलिटी उनको दे दी थी जो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती थी। अभी इस एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूंगी कि कैसे अलग अलग होती थी, ठीक है। स्मॉल पार्टिसिपेंटीज एंड कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, पूरे यूरोप के अंदर अगर आउट ऑफ द रीजन बाउंड्री को क्रॉस करके जाना पड़ता था, छोटे छोटे किंगडम्स होते थे हमने देखा, और उनका एक महासंघ बना हुआ था। और ये टोटल कितने स्टेट्स थे, 39 स्टेट्स थे। अगर इन 39 स्टेट्स के अंदर इन इकोनॉमिक स्फेयर में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को, जो इंडस्ट्रीज, कमर्शियल जो सेक्शन उभर कर सामने आया था, वो यहाँ पर अगर ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए जाते थे तो क्या होता था, इन अपनी कन्फेडरेशन की, इनकी अपनी क्या थी, ओन करेंसी थी और मेजरमेंट्स थे। सबके अलग अलग क्राइटेरिया थे, करेंसी के भी और मेजरमेंट के भी। कोई सोना, चांदी या लीवर, इस तरीके से अलग अलग करेंसी को ये फॉलो करते थे। और इनके अंदर अगर कोई भी ट्रेड करने के लिए कमर्शियल सेक्शन जाता था तो 11 कस्टम ड्यूटीज इनको देनी पड़ती थी इन 39 स्टेट्स के अंदर, अगर ये हर जगह ट्रेड करने के लिए जाते तो। और हैम्बर्ग से लेकर न्यूरमबर्ग तक इनको कितनी ड्यूटी देनी पड़ती थी, 11 ड्यूटीज देनी पड़ती थी। मीन्स ये टोटल यहाँ से 39 स्टेट को कवर करता है, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग। उसके बाद क्या है, ये क्या कहता है कि अगर मान लो कोई कपड़ा व्यापारी है, ठीक है, तो कपड़ा व्यापारी जाएगा, उस कपड़े का मेजरमेंट हर जगह अलग अलग होता था और हर जगह उसको 5% ड्यूटी देनी पड़ती थी। मीन्स 5% अपने उसका टैक्स उसको पे करना पड़ता था, पे का जितनी वो वहां गेनिंग कर रहा है। और मेजरमेंट का जो क्लॉथ का मेजरमेंट था, मेनली ट्रेड किसका होता था, यूरोप के अंदर क्लॉथ का होता था। जो ये ब्रिटेन वगैरह थे कॉलोनीज इंडिया के अंदर इन्होंने बना दी थी उस टाइम तक, ये वहां से कॉटन परचेज करके लाते थे और अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर फाइन क्लॉथ कॉटन से बनाते थे ये, और उसको ये क्या करते थे, उसका ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। तो मेजरमेंट क्लॉथ का क्या था, एली के अंदर किया जाता था, जैसे हम मीटर बोलते हैं। तो एक एली के अंदर क्या होता था, अलग अलग जगह पे इस मेजरमेंट का क्राइटेरिया अलग है। मान लो आज हम बोलते हैं कि 1 मीटर, तो उसके अंदर कितने सेंटीमीटर कंसीडर करते हैं, 100 सेंटीमीटर। कहीं भी चले जाए कंट्री के अंदर वही माना जाएगा। लेकिन यूरोप के अंदर क्या था कि इस एली का मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट होता था। लाइक फ्रैंकफर्ट की बात करें तो 54.7 सेंटीमीटर था, और नियंस की बात करें तो 55.1 सेंटीमीटर था। यहाँ से देखो डिक्रीज हो गया। अगर न्यूरमबर्ग की बात करें तो 65.1 सेंटीमीटर था। जो मार्जिन यहाँ के डिफरेंस में वो गेन करता है, अगर न्यूरमबर्ग में जाता है तो सारा वहीं पे उसका इक्वल हो जाता है, वहीं पे उसको एक एली के लिए इतने सेंटीमीटर कपड़ा देना पड़ेगा। तो कहाँ वो बेनिफिट गेन कर सकता है कोई भी ट्रेडर, कोई भी बिजनेसमैन। तो इससे वो इकोनॉमिक स्फीयर बहुत ही परेशान था। उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था कि इन सब चीजों के लिए इक्वलिटी लेकर आई जाए। अब क्या होता है कि वो 1834 के अंदर, ठीक है, 18 ये यहाँ पर बात होती है 1833 की बात होती है। 1833 तक अगर कोई भी व्यापारी जाता है व्यापार करने के लिए तो उसको इन मेजर्स को फॉलो करना पड़ेगा कि ये करेंसीज वो इतनी, यहाँ पे मेजरमेंट का क्राइटेरिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। 5% उसको हर जगह पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इतनी दूर अपने घर से निकल के आया हुआ, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए, प्रॉफिट के लिए आया, और वही उसको हो नहीं रहा है तो क्या फायदा, ठीक है। तो इस बात से कमर्शियल जो सेक्शन था बड़ा ही परेशान था। अब 1834 के अंदर जोल्वेरियन यूनियन बनाई जाती है। जोल्वेरियन यूनियन कौन बनाता है, वो मिडिल क्लास, जो कमर्शियल क्लास उभर कर सामने आती है, इंडस्ट्रियलिस्ट की, बिजनेसमैन की और प्रोफेशनल्स की, वो एक अपनी यूनियन बनाते हैं जिसका नाम दिया जाता है जोल्वेरियन यूनियन। 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आता है और 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, वेरी मच इंपोर्टेंट है कि व्हाट इज जोल्वेरियन यूनियन। यूनियन मेड बाय द कमर्शियल सेक्शन और द मिडिल सेक्शन दैट एमर्ज्ड इन द 19th सेंचुरी। ओके, अब वो इस यूनियन के अंदर क्या स्टेप उठाते हैं, क्या उठाते हैं, इसकी पहल किसने की थी, पर्शिया ने, और बाद में जर्मनी के अंडर जितने एरिया थे उन्होंने भी इसको
फॉलो किया। ठीक है, तो सबसे पहले किसने की? प्रूशिया ने। अब क्या कहता है, ये इन्होंने क्या किया? अबोलिश टैरिफ बैरियर्स विद इन द रीजन एंड आउट ऑफ द रीजन। सभी टैरिफ बैरियर्स क्या किए गए? हटाए गए। मींस जो टैक्सेस उन्हें 5% वाली ड्यूटी पे करनी पड़ती थी हर जगह पे अलग अलग, उसको हटा दिया और उसको एक इक्वल बनाया गया कि आउट ऑफ द बॉर्डर अगर कोई जाएगा अपने रीजन से बाहर तो वहां पे फिक्स कर दी गई कस्टम ड्यूटी। और वह क्या की गई? रिड्यूस नंबर ऑफ करेंसी, मीन्स तय कर दिया गया कि या तो 34 या 34 से 32 तक ही आप उसको पे करेंगे ओवरऑल सारा बैरियर, ना कि हर जगह अलग अलग पे करेंगे। अब क्या कहते हैं? इमरजेंस ऑफ रेलवे, उसके साथ ही 18 के डिकेड में आते आते रेलवे का इमरजेंस होता है, मीन्स इंट्रोडक्शन होता है, रेलवे लाइन चलने लग जाती हैं, पटरियां बनाई जाती हैं यूरोप के अंदर। 1854 में तो भारत में भी चला दी थी अंग्रेजों ने। ठीक है, तो रेलवे के अमर से क्या मिलता है? वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिस्ट स्ट्रेंथ, की जो नेशनलिज्म का जो थॉट चल रहा था और इकोनॉमिक लेवल पे जो थॉट चल रहा था उनको और भी ज्यादा सपोर्ट मिलता है रेलवे से। कम्युनिकेशन, सामान का ले जाना लेके आना, ये सब चीजें क्या हो जाती है? इजी हो जाती हैं और फास्ट हो जाती हैं। तो जो नेशनलिज्म की जो सेंस थी, जो थॉट थी, जो आइडियोलॉजी उभर कर सामने आ रही थी, उसको स्ट्रेंथ मिलती है और लिबरलिज्म का आइडिया जोर पकड़ता है। अब 1815 के दौर को हम आगे के वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। यहाँ 1834 तक आपने देखा कि लिबरलिज्म का आइडिया कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आता है, लेकिन इसके साइड बाय साइड 1850 के अंदर कंजर्वेटिज्म का आइडिया भी उभर कर आता है, दैट इज रूढ़िवाद। उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज इफ यू हैव नॉट डन।